चलिए, तो हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्वों में से डी ब्लॉक के तत्वों का विभिन्न जो गुण है उसका अध्ययन कर रहे हैं पिछले क्लास में, और उसी को हम लोग फिर यहाँ पे कंटिन्यू रखते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि संक्रमण तत्व होते हैं, उनकी आयनिक और परमाणु त्रिज्याएं कम होती है, इनके क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, और एक बताया था आप लोगों को कि ये सब के सब जो होते हैं ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। इसी क्रम में अब आगे बढ़ाते हैं, इसके और अन्य गुणों की व्याख्या करते हैं। तो उसमें सबसे पहले हम लोग करते हैं इसके चौथे गुण के बारे में कि ये जो है वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। संक्रमण तत्व जो है वो रंगीन आयन का निर्माण करते हैं। तो क्यों रंगीन आयन का निर्माण करते हैं? तो इसका कारण यह है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि संक्रमण तत्वों का डी ऑर्बिटल जो होता है ये आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, और आंशिक रूप से भरे होने के कारण में इनके डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण में क्या होता है, जब कभी भी हम लोग संक्रमण तत्व या इनके यौगिकों में हम लोग समतल ध्रुवित प्रकाश जिसको हम लोग श्वेत प्रकाश भी कहते हैं, इस श्वेत प्रकाश को जब हम लोग आपतित कराते हैं संक्रमण तत्वों में या उसके यौगिकों में डालते हैं श्वेत प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, तो उससे क्या होता है, इनका जो डी ऑर्बिटल होता है, संयोजी कोश का डी ऑर्बिटल जो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है वो ऊर्जा स्तर के आधार पर दो भागों में टूट जाता है। 1 2 3 4 5 मान के चलिए एक तत्व का डी ऑर्बिटल इस प्रकार से है, ये डी ऑर्बिटल है। तो इसमें जब हम लोग श्वेत प्रकाश किरणों को डालेंगे तो ये ऊर्जा स्तर के आधार पर दो भागों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश गया तो श्वेत प्रकाश जाने से ये ऊर्जा स्तर के आधार पर दो भागों में टूट जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर अलग हो जाता है और निम्न ऊर्जा स्तर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑर्बिटल पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं, और जो अयुग्मित होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से जब कभी भी हम लोग संक्रमण तत्वों को या इनके यौगिकों में समतल ध्रुवित प्रकाश को आपतित कराते हैं तो इससे क्या होता है, इनके संयोजी कोश का जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो भागों में स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है ऊर्जा स्तर के आधार पर। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं डी संक्रमण, डी ट्रांजिशन। तो इस डी संक्रमण होने पर क्या होता है, जो इसके निम्न ऊर्जा स्तर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर के इलेक्ट्रॉन समतल ध्रुवित प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके ये उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। लेकिन चूंकि उच्च ऊर्जा स्तर पहले से वो पूर्ण रूप से भरा हुआ होता है, इसलिए जब ये इलेक्ट्रॉन अपनी पूर्व अवस्था में वापस आता है, अपनी मूल अवस्था में वापस आता है, तो वो जितनी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित किया रहता है उसे वो रिलीज करने लग जाता है, उत्सर्जित करने लग जाता है। तो इस उत्सर्जन की क्रिया में क्या होता है, ये पूरे ऊर्जा को अवशोषित जितना किया रहता है उसको पूर्णतः ये उत्सर्जित नहीं करता। ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश किरण होता है, श्वेत प्रकाश किरण होता है, जिसमें आप लोगों को मालूम है 7 रंग होता है, उसमें से कुछ रंगों को अवशोषित कर लेता है और शेष रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो वो जिस रंग को अवशोषित किया रहता है वो संक्रमण तत्व या उसके यौगिक उसी रंग का दिखाई देने लग जाता है। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्वों का या रंगीन
तत्वों का रंगीन, इसमें संक्रमण तत्वों का या इनके यौगिकों का रंगीन आयन बनाने का कारण होता है डीडी संक्रमण। और डीडी संक्रमण की जो क्रिया होता है वो होता है अयुग्मित कक्षकों वाले डी ऑर्बिटल के कारण होता है। ये जितनी मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित किए रहते हैं उसको पूर्णतः उत्सर्जित ना करके कुछ मात्रा में ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। तो जिस रंग के ऊर्जा को अवशोषित किए रहेंगे उस रंग का ये तत्व या इसके यौगिक दिखाई देने लग जाते हैं। तो इसी क्रम में बहुत सारे आप जब ये करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे तो क्वेश्चन आपको मिलेगा कि कौन सा रंगीन होता है, कौन सा रंगहीन होता है। जैसे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, क्यूप्रस और क्यूप्रिक आयन में कौन रंगीन होगा? तो कॉपर जो है यहां पे उसका परमाणु क्रमांक होता है 29। इसके हिसाब से इसका संयोजी कोष जो रहेगा 4s1 3d10 होगा। तो अब यहां पे अगर मैं क्यूप्रस आयन लेता हूं तो आपको पिछले क्लास में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण तत्वों में बाहर से जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो डी ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, लेकिन अगर निकलना हो तो पहले एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, उसके बाद में डी ऑर्बिटल से बाद में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। तो यहां से ये हो जाएगा 28, क्योंकि प्लस है तो एक कम हो गया। 28 के हिसाब से इसका संयोजी कोष का विन्यास करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकला तो 4s1 के इलेक्ट्रॉन निकल गया 3d10। तो यहां पे इसका जो डी ऑर्बिटल है वो पूर्णतः भरा हुआ है, डी ऑर्बिटल पूर्णतः इसका भरा हुआ है। तो पूर्णतः भरा होने के कारण में इसमें डीडी संक्रमण की क्रिया नहीं हो पाएगी, इसलिए ये रंगहीन होगा। ये क्यूप्रस आयन जो होता है वो रंगहीन होता है। जबकि क्यूप्रिक आयन में देखेंगे तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 27, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा। तो इसका विन्यास हो जाएगा 4s0 3d9। तो 3d9 करेंगे तो इसका डी ऑर्बिटल होगा, उसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें डीडी संक्रमण की क्रिया पाई जाएगी। और डीडी संक्रमण की क्रिया पाए जाने के कारण में ये रंगीन होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्यूप्रस आयन जो होता है वो रंगहीन होता है, जबकि क्यूप्रिक आयन जो होता है वो रंगीन होता है। तो इस प्रकार से आप किसी भी आयन का, किसी भी तत्व का, किसी भी यौगिक का वो रंगीन होने या न होने की जो घटना है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं, उसके बारे में आप जो है जानकारी ले सकते हैं। जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिखेगा डी ऑर्बिटल में तो वो रंगीन होगा, और जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होगा तो वो रंगीन होगा, क्योंकि उसमें डीडी संक्रमण की क्रिया नहीं हो पाएगी। तो ये था ये रंगीन आयन का निर्माण क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। अब अगला ये जटिल आयन का निर्माण करते हैं। जटिल आयन इसी बोलते हैं संकुल आयन, या इसी बोलते हैं संकर यौगिक, इसी बोलते हैं उपसंयोजी यौगिक, सब एक ही चीज है। ये जटिल आयन का निर्माण करते हैं, संकुल आयन का निर्माण करते हैं, संकर यौगिक का निर्माण करते हैं, उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो क्यों करते हैं, इसका कारण क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। कारण चलिए देखिए, तो जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें जटिल आयन बनाने का, उपसंयोजी यौगिक बनाने का गुण होता है, जिसका मुख्य कारण यह है कि पहले क्लास में जैसे बताया था, किसी भी संक्रमण तत्वों में जब हम लोग संक्रमण श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो इनका नाभिकीय आवेश बढ़ने लगता है। अब नाभिकीय आवेश है मतलब धनात्मक आवेश रहेगा, सीधी सी बात है। नाभिक में धनात्मक आयन कण पाए जाते हैं, तो इनका नाभिकीय आवेश बढ़ता है। तो नाभिकीय आवेश बढ़ने के कारण में क्या होता है, ये जैसे ही लिगेंड या संलग्नी के संपर्क में आते हैं, तो ये लिगेंड या संलग्नी के संपर्क में आने पर ये क्या करता है, ये इसे अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इनका धनात्मक आवेश अधिक होने के कारण में जैसे ये लिगेंड या संलग्नी के संपर्क में आते हैं, ये लिगेंड या संलग्नी जो होते हैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। दूसरी बात है
ये लिगेंड या संलग्नी के लिए, संलग्नी के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन इलेक्ट्रॉन युग्मों के लिए अपने रिक्त d ऑर्बिटल जो होता है उसमें स्थान उपलब्ध करवाते हैं। जितने भी लिगेंड के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म रहे, 1 2 3 4 5 जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म रहेंगे उन सभी इलेक्ट्रॉन युग्मों के लिए ये अपने संयोजी कोष के d ऑर्बिटल, या कभी कभी आपको मालूम है कि ns ऑर्बिटल भी होता है, वो s ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल जो भी इसके पास में रहेगा ऑर्बिटल, उस ऑर्बिटल में क्या करता है, ये स्थान उपलब्ध करवाता है। तो इससे क्या होता है, लिगेंडों को अपनी ओर आकर्षित करने या लिगेंड के पास जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उनके लिए ये स्थान उपलब्ध जब कराते हैं, ऑर्बिटल उपलब्ध कराते हैं, तो उससे क्या होता है फिर, तो इससे ये होता है कि लिगेंडों के जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं और जो संक्रमण तत्व होते हैं उनके रिक्त ऑर्बिटल जो होता है इनके मध्य में अति व्यापन होता है। लिगेंडों के इलेक्ट्रॉन युग्म और संक्रमण तत्वों के जो रिक्त ऑर्बिटल होता है इनके बीच में अति व्यापन होता है, और इस अति व्यापन से उप सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। और भाई जब उप सहसंयोजी बंध का निर्माण होगा तो क्या का निर्माण हो जाएगा, उप सहसंयोजी यौगिक का, जटिल आयन का या शंकुल आयन का निर्माण हो जाता है। लिगेंड जो रहेंगे वो लिगेंडों के पास हमेशा इलेक्ट्रॉन युग्म रहते हैं। लिगेंड का डेफिनेशन आपको बताया गया है, ऐसे अणु परमाणु या आयन जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, कम से कम है, एक से ज्यादा कितना भी हो सकता है, तो इनके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसलिए ये ऋणावेशित होते हैं। संक्रमण तत्व का नाभिकीय आवेश अधिक होता है, धनावेश होता है, धन और ऋण के बीच में आकर्षण होता है, इसलिए ये जैसे ही लिगेंड के संपर्क में आते हैं लिगेंडों को अपनी ओर आकर्षित करने लगते हैं। और फिर लिगेंडों के पास में जितने भी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं उन इलेक्ट्रॉन युग्मों को के लिए ये अपने संयोजी कोष के d ऑर्बिटल में स्थान उपलब्ध कराता है। तो इससे क्या होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन युग्म को d ऑर्बिटल को देता है संक्रमण तत्वों के, और उनके बीच उनके साथ क्या कर लेता है, अति व्यापन कर लेता है, और उस अति व्यापन के फलस्वरूप में इनके मध्य में लिगेंड और संक्रमण तत्वों के मध्य में उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, अर्थात उपसहसंयोजी यौगिक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, जटिल आयन का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जटिल आयन या फिर शंकुल आयन का निर्माण करते हैं। एक और आखिरी गुण इनका बारे में बता देता हूं मैं आप लोगों को, ये सबके सब उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, उत्प्रेरक के समान व्यवहार करते हैं। जितने भी संक्रमण तत्व होते हैं वो सभी संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरकी गुण पाया जाता है, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। तो ये क्यों उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, कारण क्या है इसका, कारण में देखें तो पहला कारण इसका यह है कि इनके d ऑर्बिटल जो होते हैं, इनके संयोजी कोष में जो d ऑर्बिटल होता है वो आंशिक रूप से भरे हुए होता है। तो आंशिक रूप से भरे होने के कारण में क्या होता है, जब कभी भी ये किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर जो रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, इन अभिकारक के अणुओं के लिए, अभिकारक जितने भी अभिकारक रहेंगे उन अभिकारक के अणुओं के लिए अपने संयोजी कोष के d ऑर्बिटल में ये पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं, पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं, ठीक है। और इस पृष्ठ पर जो संयोजी कोष के जो d ऑर्बिटल है वहां पर जो रिक्त भरा हुआ है, आंशिक रूप से भरा हुआ है, वहां पर अभिकारक के अणु जो होते हैं उनका अधिशोषण हो जाता है, और उस अधिशोषण से सीधी सी बात है भाई, अभिकारक के अणु जो हैं जब इसके पृष्ठ पर अधिशोषित होंगे तो उससे क्या होगा,
अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी, अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है। और आपको मालूम है भाई कि सांद्रता में जैसे ही वृद्धि होता है वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर जो है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। क्योंकि आप लोग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम में जानते हो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारक के की सांद्रता का जो क्या होता है उसमें अनुक्रमानुपाती होता है। सांद्रता जैसे ही बढ़ती है वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से संक्रमण तत्व जो होता है वो अपने संयोजी कोष के जो डी ऑर्बिटल होता है, जो आंशिक रूप से भरा हुआ होता है, उसमें अभिकारक के अणुओं के लिए क्या उपलब्ध करवाता है, पृष्ठ क्षेत्रफल उपलब्ध करवाता है। और उस पृष्ठ क्षेत्रफल पर अभिकारक के अणुओं का अधिशोषण होता है। उस अधिशोषण के फलस्वरूप में अभिकारक जो संक्रमण तत्वों का जो पृष्ठ रहता है उस पृष्ठ पर अणुओं की सांद्रता में वृद्धि हो जाती है। और इस अणुओं की सांद्रता में वृद्धि होने के कारण में रासायनिक अभिक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। यह पहला कारण होगा इसका। दूसरा इसका कारण यह है, ये अधिशोषण के सिद्धांत के आधार पर मैं आप लोगों को इसका जो आंसर दिया, और दूसरा जो है वो माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के हिसाब से इसका आंसर कर देते हैं। जब कभी भी संक्रमण तत्व जो है किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने पर क्या होता है, जैसे मान के चलिए एक अभिक्रिया है A + B = AB प्रकार का हो रहा है। अभिकारक A और B आपस में क्रिया करके उत्पाद AB बना रहे हैं। अब इस क्रिया में जब कभी भी संक्रमण तत्व भाग लेते हैं तो क्या होता है, ये किसी एक अभिकारक के साथ, संक्रमण तत्व जो होते हैं वो किसी एक अभिकारक से पहले क्रिया करता है। दोनों अभिकारक से क्रिया करने के बजाय में वो किसी एक अभिकारक से क्रिया करते हैं। जैसे ये अभिकारक A हुआ और ये संक्रमण तत्व है, ये संक्रमण तत्व किसी एक अभिकारक से क्रिया करता है और माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। अब चूंकि आप लोगों को बार बार बताते आ रहा हूं कि माध्यमिक यौगिक जो होते हैं अत्यंत सक्रिय होते हैं, बहुत कम समय के लिए बनता है। तो ये माध्यमिक यौगिक अत्यधिक सक्रिय होने के कारण, इसकी क्रियाशीलता अधिक होने के कारण में जैसे ही इसका निर्माण होता है वैसे ही ये तुरंत दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया कर लेता है और दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करके ये उत्पाद का निर्माण कर लेता है और संक्रमण तत्व को अलग कर देता है। तो इस प्रकार से भाई आप लोग उत्प्रेरक जानते हो, उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो क्रिया के अंत में जो गति हो फिर से मिल जाता है, जिसके संगठन के रूप में या फिर भार के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो उत्प्रेरक कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये उत्प्रेरक की तरह ही व्यवहार करते हैं, है ना। अभिक्रिया में भाग लिए और वापस फिर से उतनी मात्रा में प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। इसके दो कारण बताया, एक मैंने आप लोगों को अधिशोषण सिद्धांत के हिसाब से बताया और एक दूसरा ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत के हिसाब से बताया, जिसमें बताया कि जब कभी भी कोई संक्रमण तत्व किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो वो पहले किसी एक अभिकारक से क्रिया करता है और एक अभिकारक से क्रिया करके माध्यमिक यौगिक का निर्माण कर लेता है। चूंकि ये माध्यमिक यौगिक बहुत सक्रिय होता है इसलिए ये तुरंत दूसरे अभिकारक के साथ क्रिया करता है और उत्पाद बना करके संक्रमण तत्व को अलग कर देता है। इस प्रकार से संक्रमण तत्व जो है वो भार और संगठन दोनों ही दृष्टि से हमको जो गति प्राप्त हो जाती है। तो इन दोनों व्यवहार के कारण में ही जो संक्रमण तत्व होता है उनमें उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरक के समान गुण प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है। इस प्रकार से इसी प्रकार से चुंबकीय गुण भी है। तो अध्याय 1 में मैंने आपको चुंबकीय गुण बता दिया था पहले से। चुंबकीय गुण, ये 5 प्रकार का चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चुंबकीय गुण, तो ये चुंबकीय गुण के बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही लेसन में जो वीडियो दिया था उसमें आप लोगों को इसको बता दिया था कि ये 5 प्रकार के चुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय और लघु लोह चुंबकीय। तो ये 5 प्रकार का चुंबकीय गुण हम ये प्रदर्शित करते हैं।
तो ये इनके बारे में डिटेल आप लोगों को पहले क्लास के वीडियो आप देखेंगे तो उसमें चुंबकीय गुण में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों क्लासों में डी ब्लॉक के तत्वों के बारे में, संक्रमण तत्वों के विभिन्न गुणों का अध्ययन किए। अब इनके कुछ यौगिक है बेसिकली, तो उसमें वो क्या करना, स्पेसिफिक एक जो यौगिक रहेंगे वो अलग अलग जो यौगिक रहेगा उन यौगिकों के गुणों के बारे में, उनको बनाने की विधि और उसके गुण जो होंगे उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, इनके बारे में हम लोग आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।